अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये आपके सामने जो है मैंने सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का फॉर्मेट सामने रखा हुआ है। ये हमारी फर्दर प्रैक्टिस की क्लास है। इस फॉर्मेट में बेटा आप देख सकते हैं कि हेडिंग में मैंने लिखा हुआ है सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। इसको सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट भी कहते हैं, टोटल ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट भी कहते हैं और रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट भी कहते हैं। मतलब कंट्रोल अकाउंट का वर्ड होना लाजमी है या टोटल ट्रेड रिसीवेबल का वर्ड होना लाजमी है। अमूमन ये होता है कि जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो वहाँ हमें जो भी हमारे रिसीवेबल्स होते हैं, जो भी हमारे क्रेडिट कस्टमर्स होते हैं, जो भी हमें हमारे डेटर्स होते हैं, उनका अलग अलग बैलेंस लिखने के बजाय हमें एक ही बैलेंस लिखना होता है। अगर फॉर सपोज में रिसीवेबल तलहा है, आमिर है और क्या नाम है रिसीवेबल्स में काशिफ आ रहा है, फिरदौस आ रहा है, फेरोज आ रहा है, तो बजाय इन सबका अलग अलग लिखने के हम एक ही बैलेंस लिखते हैं। तो उसके फिर दो तरीके हैं, या तो कंट्रोल अकाउंट बनाएं वहां से टोटल लेके जाएं, या फिर आप क्या करें, जो भी आपने इन सब के अलग अलग अकाउंट बनाए इन सबको टोटल कर लें। ज्यादातर कंट्रोल अकाउंट बनाया जाता है और उसका टोटल फिर हम ट्रायल बैलेंस में लेके जाते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा कंट्रोल अकाउंट का बनाने का मकसद ये होता है कि कोई जो हम अलग अलग अकाउंट बना रहे होते हैं, तलहा का, आमिर का, फिरदौस का, फेरोज का, उसमें कोई एरर आ सकता है, तो उसके बैकअप पर कंट्रोल अकाउंट बनाया जाता है। ये इसीलिए बनाया जाता है ताकि बाद में ट्रेसिंग की जा सके। अगर दोनों दोनों के बैलेंसेस सेम नहीं आ रहे, काम है कि तरीका अलग अलग है, तो दोनों के बैलेंसेस अगर सेम नहीं आ रहे तो फिर उसकी जांच पड़ताल की जा सके। ठीक है, तो ये कंट्रोल अकाउंट बनाने के मोटे मोटे मकसद है। जब आप ए लेवल में जाएंगे तो ये चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। अब आगे चलते हैं। कंट्रोल अकाउंट बेसिकली एक डेटर का अकाउंट होता है, एक रिसीवेबल का अकाउंट होता है। तो इसमें वही चीजें आती हैं जिसका ताल्लुक रिसीवेबल से है, जिसका ताल्लुक क्रेडिट कस्टमर से है। हमें ये करना होता है कि हम जब भी कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो ये हमारा एसेट है। हम ये सोचते हैं कि हमारे एसेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। लाइक सेल्स है, जब भी हम सेल्स करेंगे, जाहिर है हमें पैसे लेने हैं, हमारा रिसीवेबल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, हमें पैसे लेने हैं। ठीक है, और इसके अगेंस्ट हमारी इनकम भी बढ़ जाएगी, तो सेल्स का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और रिसीवेबल का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इसी तरीके से जब सेल्स रिटर्न होती है तो सेल्स रिटर्न एक्सपेंस की तरह होती है, क्योंकि ये सेल्स का उलट है, अपोजिट, ये एक्सपेंस की तरह होती है। तो सेल्स रिटर्न खुद तो डेबिट हो जाएगा और हमारा जो रिसीवेबल है, जाहिर सी बात है हमारा एसेट कम हो जाएगा, उससे भी हम कम पैसे लेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इसी तरीके से अगर हमारा रिसीवेबल हमें पैसे पे कर देता है तो उस सूरत में भी हमारा रिसीवेबल कम हो जाएगा, हम क्रेडिट करेंगे। अगर हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं अपने रिसीवेबल को, उस सूरत में भी हमारा रिसीवेबल कम हो जाता है, उसको क्रेडिट करेंगे। अगर कोई बैड डेट हो जाता है, बैड डेट ये होता है कि आपने अपने रिसीवेबल को माफ कर दिया, वो कोर्ट से लेकर आ गया डिक्लेरेशन कि मेरे हालात खराब हो चुके हैं, मैं कर्जों के अंदर डूब चुका हूं और मेरे पास इतने असासे नहीं है, इतने एसेट्स नहीं है कि मैं अपने कर्जे पे ऑफ कर सकूं। तो उस सूरत में क्या होगा, आपको जाहिर बात है आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको पैसे छोड़ देने पड़ेंगे, माफ कर देने पड़ेंगे। जितने वो दे देता है आप लिख लीजिएगा, जितने वो नहीं देता आपको माफ करने पड़ेंगे, वो कहलाता है बैड डेट। इसमें भी रिसीवेबल कम होता है, ये क्रेडिट करेंगे। सेट ऑफ क्या होता है, एक ही बंदा मेरा रिसीवेबल होता है, एक ही बंदा मेरा पेबल होता है। मतलब एक ही बंदा होता है, वो रिसीवेबल के तौर पे भी मेरे साथ डील कर रहा होता है, पेबल के तौर पे भी डील कर रहा होता है। समटाइम बिजनेस क्या करता है, रॉ मटेरियल एक बंदे से खरीदता है और फिर फिनिश गुड उसको बेच रहा होता है। तो जब एक ही बंदा होता है तो हम बजाय उसको पैसे देने के अमाउंट एडजस्ट कर लेते हैं। तो जो भी बकाया अमाउंट हम एडजस्ट करते हैं उसको प्यार से हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ कहते हैं। सेट ऑफ कहते हैं, और उसको कॉन्ट्रा भी कहते हैं, क्योंकि एक ही बंदा है, उसी के अकाउंट में अमाउंट एडजस्ट होना है, एज ए रिसीवेबल, एज ए पेबल। ये कॉन्ट्रा मैंने आपको कैश बुक में ही बताया था कि जब एक ट्रांजेक्शन एक ही जगह पर आ जाए, यानी कैश बुक में कैश अकाउंट भी है, बैंक अकाउंट भी है, तो उसको भी प्यार से हम कॉन्ट्रा कहते हैं, क्योंकि लेन देन एक ही जगह हो रहा है। ठीक है। अच्छा जी, इंटरेस्ट चार्ज क्या, अगर हमारा रिसीवेबल हमें टाइम पर पैसे नहीं देता तो फिर हम उस पर पेनल्टी लगाते हैं, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, इससे रिसीवेबल बढ़ जाता है, तो हम क्या करते हैं, रिसीवेबल के अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, और ये हमारे लिए इनकम है क्योंकि हमें मिलेंगे तो हम क्रेडिट कर देते हैं। डिसऑनर चेक क्या होता है, एक कस्टमर ने हमें चेक दिया, हमने यहाँ रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, हमने ये समझा कि पैसे आ गए, लेकिन हकीकत में हमें पैसे नहीं मिले, बैंक वालों ने वो चेक रिजेक्ट करके भेज दिया, उसको डिसऑनर चेक कहते हैं, रेफर टू ड्रॉर कहते हैं। तो ये हम डेबिट इसलिए करते हैं क्योंकि ये पैसे भी हमें लेने हैं उससे, हमें मिले नहीं। तो बेसिकली ये इस एंट्री को रिवर्स करने के लिए, किसी एंट्री को जब कैंसिल करना हो ना, आपने एक चीज क्रेडिट साइड पे लिख दी है, अब उसको कैंसिल करना हो तो आप डेबिट कर दें, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, यहां तक कोई सवाल? नहीं सर। ठीक है। अच्छा, नॉर्मली कभी पेपर में सवाल आ जाए सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट का, तो ये हमारा एसेट होता है,
तो जो भी इसका ओपनिंग बैलेंस होगा वो डेबिट साइड पे लिखेंगे। वो महीने के शुरू में, साल के शुरू में आपको बैलेंस देगा, वो डेबिट साइड पे लिखेंगे। लेकिन ये टोटल रिसीवेबल का अकाउंट है, तो कभी कभार पेपर में दो बैलेंस भी आते हैं, तो एक बैलेंस को माइनॉरिटी बैलेंस कहते हैं। ये स्पेशल केस है बेटा, ये स्पेशल केस है। सवाल में सिर्फ एक ही बैलेंस है तो वो यहाँ आएगा, ऑन डिफॉल्ट यहाँ आएगा, ठीक है। लेकिन कभी कभार सवाल में साल के शुरू में, महीने के शुरू में वो आपको दो दो बैलेंस दे देता है, तो उस सूरत में क्या करना है, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, जस्ट वेट कीजिएगा, कॉल आ रही है। आप आप मौजूद हैं यहाँ पर? आर यू देयर बेटा? जी सर। तो मैं कह रहा था अगर पेपर में साल के शुरू में दो बैलेंस आ जाएं, दो बैलेंस आ जाएं, तो फिर हमें कौन सा बैलेंस कहाँ लिखना है, कौन सा बैलेंस किधर लिखना है। अमूमन जिस बैलेंस की वैल्यू ज्यादा होती है वो डेबिट साइड पे आएगा, क्योंकि ये हमारा एसेट है, तो ये वाले बैलेंस हमेशा ज्यादा होता है। और जिस बैलेंस की वैल्यू कम होती है वो क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। दूसरा तरीका, वो जब भी सवाल में लिखे डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, तो इसके जरिए भी हम पहचानते हैं। अगर वो सवाल में कहता है डेबिट बैलेंस, इसका मतलब बैलेंस बीडी डेबिट साइड पे आएगा। अगर वो सवाल में लिखता है क्रेडिट बैलेंस, इसका मतलब बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड पे आएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये जो क्लोजिंग बैलेंस होता है ये हमें फाइंड करना होता है। ये जो क्लोजिंग बैलेंस होता है ये हमें फाइंड करना होता है, ये वाला ज्यादातर फाइंड करना होता है, ठीक है। तो ये वाला बैलेंस उसने कभी कभार क्लोजिंग बैलेंस दिया होता है, क्लोजिंग बैलेंस दिया होता है। तो ये वाला जो क्लोजिंग बैलेंस देगा, इसकी पहचान कैसे होगी? जैसे कि मैंने बताया कि माइनॉरिटी बैलेंस है, ये हमारा एसेट होता है, एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। चाहे बीडी हो चाहे सीडी हो, पेपर में वो डेबिट बैलेंस का वर्ड यूज करेगा, साल के शुरू के लिए भी, साल के आखिर के लिए भी। क्योंकि डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, बीडी किस साइड आ रहा है, बीडी किस साइड आ रहा है। तो जब हम बीडी लिखते हैं तो फिर अगर डेबिट बोलते हैं हम डेबिट साइड पे लिखते हैं, और जब हमें साल के आखिर में सीडी लिखना होता है तो हम उसका अपोजिट करते हैं। अगर वो डेबिट बोलता है तो हम सीडी क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। तो ये तो वो नहीं देता उमन, ये तो वो नहीं देता, लेकिन ये वाला देगा। इसके लिए वर्ड यूज करेगा वो क्रेडिट बैलेंस। ये जो हम बोलते हैं ना क्रेडिट बैलेंस, इसका मतलब क्या होता है, बैलेंस बीडी किस साइड पे आएगा। तो साल के शुरू में देता है तो हम तो बीडी लिखते हैं, साल के शुरू में स्टार्ट बीडी से ही करते हैं, तो हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। लेकिन साल के आखिर में बीडी दोबारा नहीं लिखते, वो फिर इधर आता है बीडी, तो हमें सीडी लिखना होता है, हम हमेशा अपोजिट करते हैं। तो जब भी सवाल के एंड में अगर बैलेंस दिया हो, तो उसने अगर डेबिट का वर्ड यूज किया हो, क्रेडिट का वर्ड यूज किया हो, तो आपने उसका अपोजिट करना है, आपने उसका अपोजिट करना है। साल के आखिर में अगर उसने कोई बैलेंस दिया हुआ है, साल की लास्ट डेट में उसने कोई बैलेंस दिया हुआ है। यहां तक बातें क्लियर है? जी सर। ठीक है? और ये रिफंड टू कस्टमर स्पेशल केस है। अगर हमारे कस्टमर का साल के शुरू में क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, मतलब किसी वजह से उसने एडवांस पैसे दिए थे या ज्यादा पैसे दिए थे, तो हम उसको वापस करेंगे। तो इस सूरत में फिर हम क्या करते हैं, अपने कस्टमर के अकाउंट को डेबिट करते हैं, इस बीडी को कैंसिल आउट करने के लिए, इस बीडी को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। अब सवाल की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि टाइम कम है। ये शीट मैंने आपको भेज दी है, जो भी शेयर कर रहा हूँ मैं आपके साथ, आपने इसमें से सवाल करने होंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो मैं कोशिश करता हूँ पहले मैं आपको सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के सवाल कराऊं, फिर हम दूसरे सवालों की तरफ आते हैं, परचेज लेजर की तरफ आते हैं। चलें जी, ये एक सवाल है, इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। इसमें सेल, ये पेपर में ऐसे ही सवाल आएगा, आप देख सकते हैं। अब ये जो सवाल है, ये मेरे एक दोस्त ने, उनकी शीट है, कराची में पढ़ाते हैं सिटी स्कूल में, सो उनकी परमिशन से मैं यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ लिखा हुआ है November 14, और ये लिखा है पेपर 1-2। मैं इसके आंसर्स भेज दूंगा, लेकिन अगर मैं आपको आंसर नहीं भेज पाऊँ तो आपको कैसे अंदाजा लगाना है ये सवाल कहाँ से है। तो ये ईयर लिखा हुआ है, सबसे पहले हमने क्या दिया हुआ है आपके सामने, ईयर दिया हुआ है, ये आपके सामने ईयर है, ठीक है। ये ईयर लिखा हुआ है November 14, और ये वेरिएंट है पेपर 1-2, और ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो अगर आपके पास gcguide.com पे जाए तो वहां से भी आप जाके आंसर देख सकते हैं। अब इस सवाल को करना है, इस सवाल में हमें क्या करना है, सबसे पहले उसने कहा है कि आप सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाएं और बैलेंसेस फाइंड करें, यानी साल के आखिर के बैलेंसेस फाइंड करें। तो जब हम सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे तो हम वो इन्फॉर्मेशन लेंगे जिसका ताल्लुक रिसीवेबल से हो। तो हमारे पास साल के शुरू में दो बैलेंस हैं, एक के आगे लिखा हुआ है टोटल ट्रेड रिसीवेबल, एक के आगे लिखा हुआ है टोटल ट्रेड पेबल। तो हो सकता है इसमें आगे परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट भी बनाने को बोला हो, तो देखिए ये बोला है इसने, इसीलिए इसने क्या किया है, दो बैलेंस दिए हैं, यानी दो अकाउंट बनाने। तो हम अभी सबसे पहले कौन सा बना लेते हैं बेटा, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बना लेते हैं। तो इन दोनों में से कौन सा बैलेंस जाएगा सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट में? ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल वाला। और इसमें हमें 4100 लिखना है डेबिट साइड पे। तो हम चले जाते हैं, यहाँ लिखते हैं 1 जुलाई, यहाँ लिखते हैं 2013,
ठीक है, ये उसने कॉलम बना के दिए होंगे, आपको खाली वैल्यूज इसमें पुट करनी होंगी। यहाँ लिख देते हैं बैलेंस बीडी, और यहाँ लिख देते हैं 4100। पेपर में ऐसे ही काम करना है, कोशिश करनी है आपके रेफरेंस, आपकी डेट ये सही होने चाहिए, मैटर करते हैं। जब वो 3 कॉलम दे रहा है तो हमें चीजें भी उसमें उसी हिसाब से पुट करनी होती है। आगे चलते हैं। अब हमें वो चीजें लिखनी है जिसका ताल्लुक क्रेडिट कस्टमर्स के साथ है। तो सबसे पहले हम आते हैं इसके ऊपर, कैश सेल्स के ऊपर आते हैं। 14,803। मुझे बताएं इसका क्या करेंगे कैश सेल्स का। आप चैट में भी ये आंसर। हम नहीं लिखेंगे। शाबाश बेटा, इसका ताल्लुक क्रेडिट कस्टमर से नहीं होता। इसकी एंट्री ये होती है सेल्स क्रेडिट कैश डेबिट। ठीक है, ये नहीं आएगा बेटा, शाबाश। इसको हम नहीं लिखेंगे, शाबाश। तो ये इसने क्यों दिया है, इसको कहते हैं डिस्ट्रैक्टर, तंग करने के लिए देता है वो जानबूझ के, ताकि अगर वही चीजें देते जो आपको सवाल में लिखनी है तो फिर सवाल आसान हो जाता है। तो थोड़ा बहुत चीजों को मैनेज करने के लिए कि अच्छे बच्चे अलग हो जाएं, वीक बच्चे अलग हो जाएं, वो इस तरह की चीजें दे रहा होता है। क्रेडिट सेल्स लिखी हुई है 48,610। क्या करेंगे बेटा, तो कहाँ। हम लोग ये डेबिट साइड पे लिखेंगे। शाबाश बेटा, हम लोग लिखेंगे इसको डेबिट साइड के ऊपर लिखेंगे। मैं इसको 48,610 हम लिखेंगे इसको डेबिट साइड। और रेफरेंस में लिखेंगे, क्रेडिट सेल्स भी लिख सकती हैं आप, खाली सेल्स भी लिख सकती हैं। और डेट कौन सी लिखेंगे, अब इसमें अलग से डेट नहीं बताई, तो फिर हम साल की लास्ट वाली डेट लिखते हैं, जो कि 30 जून 2014। तो हम यहाँ लिखेंगे 2014, क्योंकि ईयर चेंज हो रहा है, और उसके नीचे लिखेंगे 30 जून। अगर ये रिपीट हो रही है तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं। नाउ रिटर्न ऑफ क्रेडिट सेल्स। जी बेटा, जल्दी से बता दीजिए क्या करेंगे इसका। क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट परचेजेस आएगा सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट में। नहीं। रिटर्न ऑफ क्रेडिट परचेजेस आएगा। नहीं। रिसीट्स फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स आएगा। जी। यस सर, ठीक है, ये क्रेडिट साइड पे आएगा। पेमेंट टू क्रेडिट सप्लायर, नो। डिस्काउंट अलाउड जी। आएगा। डिस्काउंट रिसीव। नहीं। बैड डेट रिटर्न ऑफ। जी। एंड इंटरेस्ट चार्ज बाय एश्वर ऑन एन ओवर ड्यू अकाउंट्स। पहले हम देख लेते हैं एश्वर है कौन। एश्वर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग, यानी जिसका बिजनेस है वो दे रहा है हमें इन्फॉर्मेशन। तो जाहिर है जिस बंदे का बिजनेस है वो इंटरेस्ट किस पे चार्ज करोगे, अपने इंटरेस्ट अपने कस्टमर पे, अपने सप्लायर पे। जाहिर है अपने कस्टमर्स। कस्टमर पे चार्ज करेगा। ठीक है, सप्लायर तो हम पे चार्ज करेगा ना, हम उस पर थोड़ी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी। सो इट मीन्स हम ये सारी चीजें लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग रिटर्न ऑफ, इसके ऊपर ये आ जाएगा 1001। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स, ये है 45,702। उसके बाद आ जाते हैं हम डिस्काउंट अलाउड, ये कितना है बेटा 890। उसके बाद हम आ जाते हैं बैड डेट रिटर्न ऑफ, ये कितना है 274। उसके बाद आ जाता है इंटरेस्ट चार्ज बाय ओवर ड्यू अकाउंट्स, ये पैसे हम लेंगे, इसमें हमारा रिसीवेबल, हमारा सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो डेट तो यही आएगी हमारे पास, 2014 एंड 30 जून। एंड इसको कोशिश कीजिएगा शॉर्टकट मत यूज कीजिएगा। जैसे सेल्स रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न आप पूरा लिखें। बाज़ बच्चे क्या कर देते हैं, एस आर लिख देते हैं, ये मिस्टेक है। जैसे सवाल में लिखा हुआ है रिसीट फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स, तो आप रिसीट्स का वर्ड यूज कर सकती हैं अगर जगह कम है। ठीक है, उसके बाद डिस्काउंट अलाउड है, तो डिस्काउंट अलाउड का शॉर्टकट यूज नहीं करना, डी ए नहीं लिखना। डीए के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, खाली डिस्काउंट अलाउड नहीं हो सकता। उसके बाद लिखा हुआ है बैड डेट रिटर्न ऑफ, तो आप खाली बैड डेट लिख दें। ठीक है, अच्छा जी। अब आखिर में आते हैं। आखिर में आपने क्या करना होगा, अब इसमें सिंपल बैलेंस फाइंड करना है। तो नॉर्मली डेबिट साइड बड़ी होती है, नॉर्मली, क्योंकि आपका रिसीवेबल है, तो नॉर्मली जो इसका क्लोजिंग बैलेंस होता है वो क्रेडिट साइड पे आ रहा होता है, डेबिट साइड बड़ी होती है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसका जो डेबिट साइड का टोटल है वो कितना आएगा बेटा। 52787। 52787, ये हो जाएगा 52787। और इसका जो बैलेंस सीडी हो जाएगा
बैलेंस शीट ही आ जाएगा इसका। 4,954। 4,954। 954। ये इसका बैलेंस शीट ही हो जाएगा। एंड देन ये इसका आगे बैलेंस बीडी हो जाएगा। और डेट यहाँ पे आ जाएगी 1 जुलाई। इस तरीके से आपने पेपर में क्या करने होंगे, सवाल करने होंगे, अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब जल्दी से हम परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट भी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं ऊपर बार बार सवाल को देखूंगा तो परेशानी होगी, तो इसके पास ही मैं बना लेता हूँ, इसके साथ ही सिंपल सा बना लेता हूँ। ठीक है, सो टाइम बचाने के लिए मैं डेट वेट नहीं लिखूंगा, आपको मैंने एक आइडिया दिया है, उसी को फॉलो करना है। और हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले पेबल का बैलेंस लिखेंगे। तो जो पेबल का बैलेंस है, पेबल का बैलेंस है, ये कहाँ पर आएगा सर? ये जो पेबल का बैलेंस है, ये कहाँ पर आएगा सर? क्रेडिट क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड पर। 3161। उसके बाद क्रेडिट परचेजेस कहाँ पे आएगी सर? क्रेडिट साइड पर। क्रेडिट साइड पे। ठीक है, क्रेडिट परचेजेस आएगी क्रेडिट साइड पे, 39,101। उसके बाद रिटर्न फ्रॉम, अच्छा ये जो अकाउंट है ये उसका है, क्या कहते हैं, मैं भूल गया था, ये अकाउंट उसका है। आपके सप्लायर का अकाउंट है। ठीक है, रिटर्न फ्रॉम क्रेडिट परचेजेस ये आएगा आपके पास डेबिट साइड पे, हम डेबिट साइड पे लिख देते हैं। इसके बाद आते हैं, रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर नहीं आएगा। पेमेंट टू क्रेडिट सप्लायर ये हमारे पास कहाँ आएगा? 3760। डेबिट। 37691। उसके बाद आ जाते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड कहाँ आएगा सर? ये भी हमारे पास डेबिट साइड पे आएगा। देखिए, परचेज ledger कंट्रोल अकाउंट जो होता है वो सप्लायर का अकाउंट होता है। तो जो भी आपका ओपनिंग बैलेंस है ये लाइबिलिटी क्रेडिट साइड लिखेंगे। जब भी हम परचेज करेंगे लाइबिलिटी बढ़ेगी, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। जिस चीज से लाइबिलिटी कम होती है वो डेबिट साइड पे आएगा। रिटर्न की लाइबिलिटी कम, पैसे दिए लाइबिलिटी कम, डिस्काउंट रिसीव हुआ लाइबिलिटी कम। तो परचेज ledger कंट्रोल अकाउंट में आप डेबिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, तो इसका आप बैलेंस शीट फाइंड कीजिएगा एंड एज इट इज इसका आगे बैलेंस भी लिखिएगा। यहां तक बातें क्लियर है आपको? जी सर। चलें। अच्छा, मैं आपको एक और दो सवाल कराता हूँ, थोड़े से मुश्किल सवाल कराता हूँ। चलिए जी, हम इस सवाल की तरफ आते हैं, ये थोड़ा सा टेक्निकली मुश्किल होगा। अच्छा, जगह देखूं, जगह तो है, हो जाएगा, जल्दी से हो जाएगा। चलिए जी, इस सवाल को हम करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है डेबिट बैलेंस। साल के शुरू में जो भी इसने बैलेंस लिखा हो, उससे परेशान होने की बात नहीं है, हमें बैलेंस बीडी लिखना होता है। तो साल के शुरू में उसने अगर डेबिट लिखा है, हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। अब ये अप्रैल 1 है, 2015 अप्रैल 1 है, तो ये आपके लिए ओपनिंग डेट हो जाएगी। तो ओपनिंग डेट का जो भी बैलेंस होगा हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड पे। टाइम की कमी की वजह से मैं सिर्फ अमाउंट लिख रहा हूँ। रेफरेंस क्या आएगा? बैलेंस बीडी। और डेट आएगी 1 अप्रैल 2015। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है सेल्स जर्नल। कभी कभार पेपर में वो क्रेडिट सेल्स लिखने की बजाय उसकी सोर्स बताएगा। आपने रिसेंटली पढ़ा होगा, बुक्स ऑफ प्राइमरी पढ़े होंगे, तो आप लोगों ने पढ़ा, आपने पढ़ा होगा कि जो भी हमारी क्रेडिट सेल्स होती है, जो भी हमारी क्रेडिट सेल्स होती है, वो हम कहाँ से निकालते हैं? वो हम सेल्स जर्नल से निकालते हैं। हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। तो पेपर में समटाइम क्रेडिट सेल्स की जगह पे वो सेल्स जर्नल का वर्ड यूज करेगा, सेल्स रिटर्न की जगह पे सेल्स रिटर्न जर्नल वर्ड यूज करेगा, क्योंकि इन दोनों का ताल्लुक क्रेडिट कस्टमर से होता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा? ये हमारे लिए कहलाएगा क्रेडिट सेल्स, ये कहलाएगा हमारे लिए सेल्स रिटर्न। तो हम लिख लेते हैं 590 कहाँ आएगा बेटा? डेबिट साइड पे आएगा। और उसके बाद हम आते हैं 46 कहाँ आएगा बेटा? क्रेडिट साइड पे आएगा। आगे चलते हैं सर, कैश सेल्स क्या करेंगे बेटा? डेबिट साइड पर। नहीं नहीं, ये नहीं नहीं आएगा, आएगा। शाबाश बेटा, बहुत आला, बहुत आला। चेक रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर सर, क्रेडिट साइड पे आएगा सर। हमारा कस्टमर का बैलेंस कम हो जाएगा, तो हम इसको क्या करेंगे? क्रेडिट साइड पे लिख देंगे 387। उसके बाद आगे चलते हैं। चेक रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर इंक्लूडेड इन द अबव फिगर लेटर डिसऑनर्ड। होता ये कि हमारे कस्टमर ने हमें चेक दिया और बाद में वो डिसऑनर्ड हो गया। तो इस एंट्री में इसने बहुत लंबी बात की है। आपने सिंपल ये समझना है कि वो ये कहना चाह रहा है कि भाई, हमें कस्टमर ने चेक दिया, हमने रिकॉर्ड कर लिया था, अब हमें पता लग गया कि वो डिसऑनर्ड हो गया, वो डिसऑनर्ड हो गया, यानी चेक रिजेक्ट हो गए। तो मैंने आपको बताया था हम डिसऑनर्ड चेक क्यों रिकॉर्ड करते हैं? कैंसिल करने के लिए।
कि एक एंट्री मैंने क्रेडिट साइड पे लिख दी कस्टमर के अकाउंट में, अब उसको कैंसिल करना है तो हम क्या करेंगे, उसको हम डिसऑनर चेक कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड, डेबिट साइड। क्योंकि ये पैसे हमें लेने होते हैं। अच्छा, इसके रेफरेंस में क्या आएगा, इस पे जरा मैं एक बात कर लूं। इसके रेफरेंस में डिसऑनर चेक नहीं लिखते, इसके रेफरेंस में हम बैंक लिखते हैं। देखिए, रेफरेंस का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग टी अकाउंट। रेफरेंस का मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डिंग टी अकाउंट। मतलब अगर ये वाला सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट आपने डेबिट किया है, अगर आपने सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट किया है, तो क्रेडिट क्या किया होगा, तो क्रेडिट हम बैंक करते हैं। डिसऑनर चेक की क्या एंट्री होती है, डिसऑनर चेक की एंट्री होती है कि हम एबीसी को डेबिट कर देते हैं, जो हमारा कस्टमर होता है, और हम बैंक को क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं कि हमारे बैंक में पैसे नहीं आए तो कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, तो ये ख्याल कीजिएगा कि डिसऑनर चेक तो हम लिखते डेबिट साइड पे हैं, लेकिन रेफरेंस में हम बैंक लिखेंगे, उस टी अकाउंट का नाम लिखेंगे जो क्रेडिट हुआ था। अच्छा जी, चेक पेड टू क्रेडिट सप्लायर, सर इसका काम यहाँ नहीं है, गलती से आ गया, तो यहां से चले जाओ। डिस्काउंट अलाउड, यस सर आएगा, कहाँ लिखेंगे बेटा, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पे लिखेंगे नहीं बेटा, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, ठीक है। क्रेडिट जी। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, वो बाज दफा हो जाता है, इट्स ओके। पेपर में हम लोग सही काम करेंगे। देखें, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो मैं बच्चों को एक बात बोलता हूँ, जब इंसान प्रैक्टिस करता है तो एक चीज आदत में आ जाती है, फिर आप जबान से कुछ भी बोलेंगे, करेंगे सही आप। इसकी मिसाल मैं से देता हूँ, जैसे एक बंदा गाड़ी ड्राइव करता है, तो शुरू में उसको पता होता है कौन सा गियर लग रहा है, कब ब्रेक लग रहा है, उसको हर चीज का पता होता है। लेकिन जब उसकी आदत हो जाती है ना एक काम करने की, जब एक काम करने की आदत हो जाती है, तो फिर खुद बहुत सारे काम हो रहे होते हैं, भले वो फोन पे बात कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो। तो मेन चीज अकाउंटिंग में प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस अपनी अच्छी रखेंगे, तो फिर यकीन करें आपके जहन में बातें हो या ना हो, सब कुछ सही हो रहा हो, सब कुछ सही हो रहा हो। हाँ, कोई मुश्किल चीज आ गई तो वहां सोचना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे आपके लिए आसानियां होंगी, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव बेटा, नहीं। नहीं आएगा, शाबाश बेटा। बैड डेट रिटर्न ऑफ, आएगा सर। बैड डेट क्रेडिट ऑफ साइड। आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा 32। उसके बाद सर, इंटरेस्ट चार्ज टू क्रेडिट कस्टमर, आएगा सर, डेबिट साइड पे आएगा सर। उसके बाद सर, कॉन्ट्रा एंट्री टू परचेज, कॉन्ट्रा एंट्री टू परचेज, ये कॉन्ट्रा है, मैंने आपको बताया था ना, कभी कभार कस्टमर को हम पैसे छोड़ देते हैं। परचेज लेजर से मुराद सप्लायर, कि हमने एक एंट्री की अपने सप्लायर के अकाउंट में, और वो कॉन्ट्रा एंट्री थी। मतलब एक बंदा हमारा सप्लायर भी था, और वही एक ही बंदा हमारा कस्टमर था, तो ये भी बेड डेट की तरह हमने पैसे छोड़ दिए। तो ये दोनों में आता है, सेल लेजर में भी आता है, परचेज लेजर में भी आता है। और ये कहाँ लिखते हैं बेटा, आप पैसे छोड़ रहे हैं आपके कस्टमर क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड पे, शाबाश बेटा। तो हम इसको लिखेंगे क्रेडिट साइड पे 150। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब आगे इसने एक बैलेंस तो फाइंड करने को बोला है, उसको आप छोड़ दें, ये वाला इसने बैलेंस दिया हुआ है। अच्छा देखिए, अब ये मई 1 लिखा हुआ है, अप्रैल 1 से आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो अगर अप्रैल आपका स्टार्ट था, तो मई 1 क्या होगा, आपका एंडिंग होगा। तो अभी हमें सवाल के अंदर एंडिंग बैलेंस लिखना होगा। अगर हमारा अप्रैल 1 स्टार्ट था, तो मई क्या होगा, एंडिंग होगा, हमें एंडिंग बैलेंस लिखना है। हमेशा एंडिंग बैलेंस लिखते वक्त अपोजिट करते हैं, हमेशा एंडिंग बैलेंस लिखते वक्त क्या करते हैं बेटा, अपोजिट करते हैं। तो सवाल के अंदर अगर वो बोलता है क्रेडिट बैलेंस, क्या बोलता है बेटा, क्रेडिट बैलेंस, तो हमें बैलेंस सीडी लिखना है, हमें बीडी नहीं लिखना। क्रेडिट बैलेंस का मतलब बैलेंस बीडी किस साइड आएगा, तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे एंड में, हम बैलेंस सीडी लिखेंगे। तो हमेशा हम क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे, अपोजिट करेंगे। तो अगर वो क्रेडिट बोलता है तो मैं क्या करूंगा सर, मैं इसको डेबिट साइड पे लिखूंगा, मैं इसको डेबिट साइड पे लिखूंगा, और यहां लिखूंगा बैलेंस सीडी। और बैलेंस सीडी कितना है हमारे पास, 21। यहां तक मेरी बातें क्लियर है बेटा, जी फ्रेंड। ठीक है। अच्छा, परेशान नहीं होना, देखें हमारा काम है मेजोरिटी सवाल हमारा सही हो। किसी एक एंट्री में गलती आ रही है तो वो सेट हो जाएगी, पूरा सवाल ही समझ में नहीं आ रहा तो फिर प्रॉब्लम है बेटा। तो कोई एक चीज परेशान करे, टेंशन नहीं लेनी, वो हो जाएगा। पूरा सवाल ही समझ में नहीं आ रहा, वो एक परेशान कौन बात है। तो इसका जल्दी से अगर आप टोटल कर लेंगे इन सब का, तो बहुत, डेबिट साइड का टोटल कर लें, और डेबिट साइड के टोटल में ये भी काउंट होगा। देखें, जो चीजें डेबिट साइड पे आ रही हैं वो सारी काउंट होती हैं, हमें ये नहीं देखना है कि वो बैलेंस सीडी है क्या है, हम इन सबको टोटल करेंगे, क्योंकि हमें ये वाला बैलेंस सीडी फाइंड करना है। तो 475, 590, 26, 821, ठीक है। 1120। 1120।
1120, और इसमें से ये वाली साइड सारी माइनस कर लें। तो मुझे जल्दी से बताएं कि व्हाट इज द बैलेंस सीडी। 492। 492, यहाँ भी हम लिखेंगे 492, और इसके आगे लिखेंगे बैलेंस बीडी। अच्छा, एक बात और, कभी भी सवाल को आप जो है वो सीडी पे एंड नहीं करें, बैलेंस बीडी पे एंड क्या करें। तो जैसे कि हमने यहाँ बैलेंस सीडी लिखा है, इसका भी हम बैलेंस बीडी आगे की तरफ लिखेंगे। तो इसका भी हम बैलेंस बीडी यहाँ लिखेंगे, क्योंकि जब पेपर में मार्किंग की जाती है ना, तो अमूमन वो लोग क्या करते हैं, बीडी को मार्क करते हैं। यानी आपने ये 21 सही लिखा है, ये 21 भी सही लिखा है, लेकिन मार्क्स वो बीडी का दे रहे होते हैं, सीडी का नहीं दे रहे होते। तो इसका ख्याल कीजिएगा। तो जब सेल एज कंट्रोल अकाउंट बनाए और साल के आखिर में दो बैलेंस आ रहे हो, तो दोनों का बैलेंस बीडी आना चाहिए। ठीक है। अब मैं ये शीट मैंने ग्रुप में भेजी हुई है, आप एक बार इन सवालों को रिपीट कर लीजिएगा। मैं वीडियो भेज रहा हूँ, फिर मैं आपको सवाल बताऊंगा, वो आप कीजिएगा, ठीक है। जी। बल्कि 1 मिनट रुकिएगा जस्ट।